नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। बड़ी खबर है। 22,500 करोड़ से भी ज्यादा की रकम जो लोन में ली गई तमाम बैंकों से, उसका सेटलमेंट मात्र 6.5 करोड़ रुपए में। क्या गजब की स्कीम है। और ये स्कीम एक बेहद खास व्यक्ति के लिए, नरेंद्र मोदी जी के बेहद करीबी माने जाते रहे लंबे समय से, बड़े मीडिया हाउस के मालिक। अभी कुछ दिन पहले उनके दिल्ली में बंगले को बेचे जाने को लेकर के बड़ी चर्चा हुई थी। चर्चाएं तो उनकी अक्सर रहती हैं, और जब वो भी इस देश में एक बड़े मीडिया हाउस का मालिक हो, मोदी जी का करीबी हो, दिन रात उनके लिए उनके एजेंडे पर काम करने वाला व्यक्ति हो, चर्चा में तो रहेगा ही। लेकिन ये जो नई स्कीम आई है, इस स्कीम के वो शायद बहुत गिने चुने जो चंद लाभार्थी हैं, उनमें भी उनसे भी आगे निकल गए हैं, जिसमें नीरव मोदी और वो विजय माल्या, ये जो लाभार्थी वर्ग है नरेंद्र मोदी जी का तैयार किया हुआ, इसमें भी सबसे आगे निकल गए हैं। हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र साहब की, जी ग्रुप के मालिक, सबको पता होगा, खूब चर्चा में रहते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि ये 22,500 करोड़ से भी ज्यादा की रकम लोन में ली गई और सेटलमेंट 6.5 करोड़ में मात्र। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। और फिर भाजपा और संघ का दुलारा अगर पूर्व सांसद हो और मीडिया बैरन हो, फिर तो कहने ही क्या है। फिर तो हिंग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए। आपने एक शब्द सुना होगा, मनमोहन सिंह के समय में आमतौर पर यूज हुआ करता था, व्यवस्थित लूट और कानूनी डकैती। याद है आपको? शब्द शायद भूल गए होंगे, अंग्रेजी में याद होगा आपको, ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज्ड प्लंडर। ये शब्द था जिसको मोदी जी आज की तारीख में उसको क्रियात्मक रूप देकर दिखा रही है मोदी की सरकार। एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा का जो लोन है, राम प्रकाश जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंकड़ों का खेल है। और सारे दर्शकों से भी कहूंगा कि एक बार सोचें कि इस देश का मध्यम वर्ग, इस देश के किसान, इस देश का हर वो मेहनतकश व्यक्ति जो एक एक पाई जोड़ता है, उसके पैसे को सरकार कैसे अपने पूंजीपति मित्रों को दोनों हाथों से लुटाती है। ये उसकी एक जीवंत कथा है। इसको कथा के तौर पे सुने और उसको समझें कि ये डकैती चल कैसे रही है, क्या संरक्षण होता है, और सुबह से शाम तक जो हिंदू मुस्लिम की जो बाइनरी की जाती है चैनलों पे, उसका असली खेल क्या है। तो यहां आपको समझ में आएगा वो सब कुछ। 22,006 करोड़ रुपए का बेड लोन है इनके ऊपर, श्रीमान सुभाष चंद्रा के ऊपर, और 6.5 करोड़ रुपए कुल दे करके निपटा दिया। एनसीएलटी की भाषा में इसको क्या कहते हैं राम प्रकाश जी? बिल्कुल सरलतम भाषा में कोशिश करूंगा समझाने की। मैंने आपसे 100 रुपए लोन लिया और केवल 6 रुपए चुकाने के लिए तैयार हुआ, तो क्या कहते हैं एनसीएलटी की भाषा में कि हेमंत अत्री ने 94 रुपीज का हेयर कट ले लिया। हेयर कट, बाल कटा लिया। यहां पर 22,006 करोड़ रुपए बैंकों का लेकर के और केवल 6.5 करोड़ रुपए देने हैं, तो इसको हेयर कट कहेंगे या मुंडन कहेंगे इसको आप? मेरे हिसाब से तो मुंडन ही कर दिया ये उन बैंकों का, एलआईसी का, जिन्होंने, उन कर्जदारों का जिन्होंने ये कर्जा दिया था। अब इस रकम की भयावहता सोचिए। परसेंटेज निकाला जाए तो परसेंटेज भी नहीं निकल पाएगा। नहीं, निकाल के दिखाऊंगा आपको। 1 लाख रुपए मैंने आपसे लिए और 39 रुपए दिए वापस, ये है परसेंटेज। और साधारण भाषा में आ जाइए, मैंने आपसे 100 रुपए लोन लिया और 3 पैसे वापस किए। अब तो स्पष्ट हो गया होगा, या और कोशिश करूं? ये परिस्थिति इस देश के एनसीएलटी की है, आईबीसी के तहत करते हैं लोग। और जो ये रकम है राम प्रकाश जी, जो 22,006 करोड़ रुपए की, जिसको अब बट्टे खाते में डालने की, राइट ऑफ करने की बात है, ध्यान से सुनिएगा आप भी। ये रकम मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या के कुल बॉयड लोन से भी ज्यादा है। तीनों का मिला दे उसको, उससे भी ज्यादा है। इसी रकम के मामले में सुब्रत राय इतनी ही रकम के मामले में कई साल तक जेल में रहे, आपको याद होगा। अनिल अंबानी पर इन सभी के कुल लोन से भी दुगना लोन होने के बावजूद वे अभी भी जेल से बाहर है। अब आपको यकीन हुआ कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और वो कुछ भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए। और मोदी जी ने, राम प्रकाश जी, 2 तरीके की अर्थव्यवस्था बनाई है, 2 स्तर की अर्थव्यवस्था बनाई है। एक ताकतवर लोगों के लिए, जो ये सुभाष चंद्रा टाइप है और बाकी बड़े बड़े जो इनके मित्र हैं, अडानी और जितने लोग हैं, और दूसरे मेरे आप जैसे जो लोग, जो 150 लाख, 2,50,000 लोन लेकर के कोई हाउस लोन, कोई कुछ लेन करके इस तरह की चीज करते हैं। तो ताकतवर लोगों के लिए एक नियम है जो सुभाष चंद्रा पे लागू हुआ, और बाकी सब के लिए दूसरा है। इसको सूट बूट वाली सरकार कहने पे बड़ी आपत्ति हुई थी इनको।
सुभाष चंद्रा का केस देखिए, 22,006 करोड़ रुपए के स्वीकार किए गए लेनदारी के दावे, सिर्फ 6.5 करोड़ का भुगतान। हेयर कट यानी कि बकाया राशि 99.97%। जो मैंने आपको कहा कि मैंने 100 रुपए लोन लिया आपसे और आपको 3 पैसे वापस किए, 3 पैसा इंटर्न। कई लेनदारों की आपत्तियों के बावजूद इस योजना को 80.81% वोटिंग समर्थन के साथ मंजूरी दे दी गई। छठी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो लोन रिकवरी दर है गरीबों के लिए वो 74% है। मेरे आप जैसे जो लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अमीरों के लिए सोचेंगे आप 15% रिकवरी दर है एक बैंक की। 100 रुपए देते 15 वापस आते। आरटीआई से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के राइट ऑफ के मामले में भेदभाव का क्या पता चला आपको कि फाइनेंशियल ईयर 17-26 के दौरान बड़े डिफॉल्टर्स यानी 100 करोड़ से ज्यादा के राइट ऑफ किए गए लोन से रिकवरी सिर्फ 14.5% थी, जबकि छोटे उधारकर्ताओं के लिए रिकवरी 74% है, जैसा मैंने आपको बताया। ताकतवर का उदाहरण सुनिएगा, रिलायंस जियो। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल अपीलाइट अथॉरिटी जो होती है, जियो इन्फोकॉम के खिलाफ 11,003 करोड़ रुपए के टैक्स डिसअलाउंस के आदेश को रद्द कर दिया, जिससे कंपनी को कितनी टैक्स राहत मिली होगी आप सोचिए। और फिर वही सिस्टम और पीएम मोदी मंच से आम भारतीयों को मुफ्त की सुविधाओं, फ्रीबीज, वित्तीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन और आत्मनिर्भरता के बारे में बहुत रह रह करके ज्ञान देते हैं। निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी जी फ्रीबीज, मुफ्तखोरी, बड़ा ज्ञान देते हैं इसके ऊपर। कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होने वाले रुपए 10 अर्थव्यवस्था पर बोझ है, लेकिन 22,000 करोड़ का हेयर कट और 11,000 करोड़ रुपए की टैक्स राहत सामान्य कामकाज का एक हिस्सा है, क्योंकि पूंजीपति मित्र इन्वॉल्व है। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, सिस्टम किसके हितों की रक्षा कर रहा है ये देखना पड़ेगा आपको, और किसके नाम पे कर रहा है। नाम है गरीब का, मध्यम वर्ग का, और डकैती कौन कर रहा है? टॉप वर्ग। ये मोदी जी ने मॉडल दिया आपको, ये शुरुआत में बताना जरूरी था आपको। ये पूरी की पूरी परिस्थिति क्या कह रही? ये कह रही कि मोदी जी जो कुछ कहते हैं करते उससे ठीक उल्टा है। क्या किया है थोड़ा सा डिटेल में बता दो। एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा की 6.5 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है, जिसके बदले में उनका 22,006 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय कानून कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी बोलते हैं जिसको, सुभाष चंद्रा की दिवालियापन समाधान योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत 22,006.57 करोड़ रुपए के लेनदारों के दावे के बदले केवल 6.5 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा, यानी कर्जदाताओं को 99.97% की कटौती स्वीकार करनी होगी। सोचिएगा आप, लोगों ने इस फैसले की निष्पक्षता पर लगातार, कल से आप देखेंगे जब शाम को ये फैसला सार्वजनिक हुआ, उस पर लगातार ये सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक ये है कि क्या किस तरीके से निष्पक्षता क्या चीजें करती हैं क्रोनीज के लिए और क्या और लोगों के लिए। और हालत देखिए, विजय माल्या ने सुभाष चंद्रा को बधाई दी। विजय माल्या लंदन में बैठे हुए हैं, उसने बधाई दी और व्यवस्था में मौजूद विसंगतियों की ओर इशारा किया। हालांकि ये फैसला दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, जिसका मैं बात कर रहा था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी है। कोर्ट ने सुभाष चंद्रा का जो ये बोझ है ये किस पे डाला है? ये आम आदमी पे डाला है। भुगतना मुझे आपको पड़ेगा, एलआईसी को भुगतना पड़ेगा, और ये सब कानूनी है। विजय माल्या क्या कह रहा है? अगर यह सच है तो मेरे दोस्त सुभाष को बहुत बहुत बधाई। फिरकी ले रहा है वो भारत सरकार की। बैंकों और सरकार ने माना है कि उन्होंने 6203 करोड़ रुपए के अदालत फैसले वाले कर्ज के बदले मुझे 14,100 करोड़ रुपए वसूले हैं। वो अपनी बात बता रहा है मुझसे, विजय माल्या। 6203 करोड़ के अदालती फैसले वाले कर्ज के बदले 14,100 करोड़ वसूले हैं। कई अन्य कर्जदारों ने बहुत कम रकम देकर समझौता किया है। मेरा मानना है कि यही भारतीय कर्ज समझदार न्याय है। मीडिया की तरफ से कहीं कोई सवाल नहीं होगा। यह है मोदी जी की पूंजीवाद का वो मॉडल, जिसमें भारत के बड़े कारोबारी और ताकतवर उद्योगपति जिसे पूजते हैं, जिस मॉडल को, और जिसकी रक्षा के लिए मोदी भी और ये उद्योगपति भी कड़ी पूजा करते हैं। आप जैसे बहुत सारे साथी पूछते हैं मेरे से सवाल कि क्या संघ मोदी को हटा देगा, क्या ये होगा? भाई मोदी जी 100% कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप के आदमी हैं, 2002 से लेकर के आज तक। आप सोच करके देखिए ये कौन सी पंचायत है जो ऐसा फैसला करती है, और ये कानून कौन लेकर के आया? ये जो कर्ज में कटौती का जो खर्च है ये स्टेक होल्डर्स और टैक्स देने वाले उठाएंगे इसको। डिफॉल्टर की संपत्ति बेचने की बजाय एनसीएलटी ने 99% लोन की देनदारी माफ कर दी।
कोई मजाक है क्या ये? हर डिफॉल्टर इसी तरीके से मामला निपटाने की कोशिश कर रहा है। अब सोचिएगा इसका दूसरा पहलू थोड़ा सा। भारत में कर्ज में डूबे हुए किसान आत्महत्या करने के लिए लगातार मजबूर है। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे कई बड़े डिफॉल्टर कर्ज न चुकाने के लिए भारत से भगा दिए गए। लेकिन संघ बीजेपी से करीबी संबंध रखने वाले डिफॉल्टर मीडिया बैरन को लगभग पूरी की पूरी छूट दे दी गई। इनका पूरा नाम है सुभाष चंद्र गोयनका को 22,000 करोड़ के बदले केवल 6.5 करोड़ जो है देने होंगे। बीजेपी समर्थक चंद्रा के लिए बैंकों का ये हेयर कट लेने पर किसने मजबूर किया? बैंकों का 500 रुपए भी बकाया रखकर देखिए एक बार आप, और चंद्रा को इतनी बड़ी वो दे दी गई। माल्या ने क्या कहा वो सारा इनकी असलियत बताता है। हकीकत में राम प्रकाश जी ये क्या है? ये मेरे आप जैसा जो टैक्स पेयर है उसके साथ मजाक है। आप कभी टैक्स में 100 रुपए कम देके देखना, जरा पता लगेगा। ये बैंक से लोन लेकर के एक किस्त डिफॉल्ट करके देखने की कोशिश करे कोई भी आम आदमी भारत। और ये उद्योगपति हैं, खुल के पैसे लेते हैं कर्ज और फिर उसको डिफॉल्ट करते हैं और फिर शानदार हेयर कट लेते हैं। ये किसी भी तर्क से परे है जो मोदी सरकार ने किया है। मौजूदा सरकार के दौर में इस देश में कुछ भी संभव हो सकता है। अमीर प्रमोटर, उनकी दिवालिया कंपनी, ये लगातार सिलसिला जारी है, एक के बाद एक के बाद एक। ये कोई इत्तेफाक नहीं है राम प्रकाश जी। आप समझ गए होंगे कि बैंक्स अपने लाखों करोड़ रुपए के राइट ऑफ जो है बैंक बट्टे खाते वाले, उन डिफॉल्टर्स की लिस्ट क्यों नहीं जारी करते? आपको याद होगा ना, लगातार आरटीआई लगाई जाती है, आरबीआई से लेकर के तमाम एसबीआई में, सब में अमाउंट बता देते हैं कि इतने हजार करोड़ रुपए का डिफॉल्ट है, इतने हजार करोड़। डिफॉल्टर का नाम कभी नहीं बताते। समझिए खेल को क्या है। संसद में भी डिफॉल्टर का नाम नहीं बताया जाता, याद होगा आपको। बहुत सारे सांसद लगाते हैं सवाल, क्यों? क्योंकि सत्ता और बैंक उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए क्या कहते हैं पता है आपको? कोई सवाल पूछ ले आपके भाई किस किस ने कितना डिफॉल्ट किया है, तो कहते हैं साहब कि ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, यानी कि आपसी विश्वास का रिलेशनशिप है ये, इसको हम तोड़ नहीं सकते। आप जानते हैं दुनिया भारत में अच्छे शासन का मजाक क्यों मानती है? केवल इसी वजह से कि यहां बड़ा आदमी है, कुछ भी कर जाए कोई दिक्कत नहीं। कानून के सामने कतई कोई बराबर नहीं है। संविधान कहता है हम सब बराबर है, लेकिन जो आज की तारीख में मोदी सरकार का कानून है, इसके सामने कोई बराबर नहीं है। आपके और मेरे लिए एक कानून है, और मोदी के जो अरबपति चेले हैं, जो स्पॉन्सर हैं, उनके लिए कतई दूसरा कानून। दोस्तों के लिए सब कुछ और दुश्मनों के लिए कानून, सवाल पूछने वालों के लिए कानून। विज्ञापन पे जो विज्ञापन का हो हल्ला मचाया जाता है, कहा यह जाता है कि विज्ञापन के चलते ये जो टीवी चैनल्स हैं वो गोदी मीडिया बन गए हैं। क्या ये जो अभी सामने आया है, जो जिस रकम पर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इस हिसाब से तो विज्ञापन तो केवल दिखावा मात्र है। विज्ञापन की तो कोई औकात ही नहीं है। अगर इस तरीके के फॉर्मूले सरकार ने निकाल रखे हैं तो लोगों को विज्ञापन के आंकड़े दिखा करके भरमाती है सरकार, और असल में दूसरे माध्यम से उनके कई गुना ज्यादा रकम दे रही है मीडिया हाउसेस को। इसका मतलब राम प्रकाश जी, इस देश के मीडिया पे कंप्लीट कैप्चर किसका है? खास तौर पे आपके पोमेरियन चैनल्स पे किसका है? यही लोग है ना। विज्ञापन की राशि तो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जितने भी लाला हैं, मुकेश अंबानी का चैनल है, मैं तो नाम ले कहता हूं, अडानी के चैनल है, सारे का सारा कैप्चरिंग का सुभाष चंद्र टाइप के लोग हैं जिनके चैनल से। तो वो सारे लोग, आपको क्या लगता है कि वो केवल चैनल चला रहे हैं क्या? उन चैनलों की आड़ में जो सारे धंधे चलते हैं, चैनल तो केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए है, मोदी जी का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए है। असली खेल तो उसके पीछे है। आज एयरपोर्ट बनाओ, 6 महीने बाद उसको दूसरे के नाम बेच दो, खत्म करो। जो एयरपोर्ट बनाया तो मेरे और आपका पैसा है, टैक्स का पैसा है, और फिर वो उसको 50 साल के लिए संचालित कौन करेगा? आप समझ लीजिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बेसिकली जो ये सारी के सारी चीजें, ये घोटाला है, और ये घोटाला, इसकी जांच होनी चाहिए बाकायदा। आज की तारीख में जो मोदी के सिस्टम ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम को विश्व गुरु बना दिया है। हकीकत में हमेशा से एक आईबीसी बैंकों के लिए कवर फायर है। जो इंडियन बैंकिंग कोड इन्होंने बनाया, वो बैंकों के लिए कवर फायर है, ताकि वे वही सब करते रहे जो सरकार करवाना चाहती है। आपने कहा कि इसको सिंप्लीफाई करो। ये बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेने और सिर्फ 29 रुपए चुकाने के बराबर है। 1 लाख का लोन लीजिए, 29 रुपए चुका दीजिए। आज से 20 साल पहले आपको याद है सुभाष चंद्र जी एक बड़ा शो किया करते थे, देखा होगा आपने। जो एक शो था सफलता का मंत्र, जी न्यूज पे आया करता था। आज उसका उदाहरण देख लिया आपने, सफलता क्या होती है। 22,006 करोड़ रुपए को 6 करोड़ में निपटा दिया लोन को।
भगोड़ा माल्य भी क्या सोच रहा होगा कि मेरा तो आज भी पीछा कर रहे हैं, और सुभाष चंद्रा हजारों करोड़ रुपए दबा कर भी कर्ज मुक्त हो गए। और इसमें सबसे बढ़िया टिप्पणी की है, मैंने ट्वीट भी भेजा है, आर्थिक पत्रकार है साथी सुचेता दलाल ने। उन्होंने क्या लिखा दिखा दीजिएगा दर्शकों को, अंग्रेजी में है। हमारे दिवालियापन कानूनों की बेतुकी हालत आपके मामले में सबसे अच्छी तरह समझी जा सकती है। विजय माल्या के ट्वीट को रीट्वीट किया उन्होंने। जब इतने धूमधाम और इतने सारे वायदों के साथ दिवालियापन कानून लाया गया था, तो किसने सोचा था कि ऐसा भी होगा? कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा कहना पड़ेगा। और अब जो आप कह रहे हैं कि गोदी मीडिया का राम प्रकाश जी खेल ही असली है। गोदी मीडिया तो मैं तो इसको आजकल कुछ और कहता हूं, ये गिद्ध मीडिया है। इस देश की लोकतंत्र को भी खा रहा है, इस देश की अर्थव्यवस्था को भी खा रहा है। बेसिकली सबसे बड़ा दुश्मन वो कैसे है, उसके कारनामे से देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। ये जो मीडिया बैरन सुभाष चंद्रा है, इसका पैसा जो है ना, आज हालत ये है कि इस तरह के लोगों को कर्ज दे करके एलआईसी में भी आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। वहां भी जो आपने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में दिया 1300 करोड़ से ऊपर रुपए का वो है क्लेम, सेटल्ड क्लेम जो उन्होंने मांगा है कि ये एग्रीड क्लेम, और मिलेगा पता है क्या? 54 लाख रुपए। आप सोच लीजिए आम आदमी का क्या होगा। ये जितनी भी चीजें आपको लगता है कि गोदी मीडिया सुबह से शाम तक मोदी मोदी पोपा ने वार रुकवादी और सारी चीजें, विपक्ष को गालियां क्यों देता है, ये सारी चीजें हैं जो इनको जोड़ती। जीटीवी वाले सुभाष चंद्रा का जो ये खेल हुआ है, उसको आप केवल उल्टा करके देखिए कि एक ईएमआई मेरी रात की मिस होगी, और फिर देखिए तेल और तेल की धार। बाकी सुबह से शाम तक जीटीवी जो है दिन भर रात नफरत करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, बाकी सारी चीजें करता है, छुट्टी कीजिए। तो वो जो एक बार बार मैं आपके शो पे कई बार एक बात कहता हूं कि ये जो सरकार है ना, ये ऑफ दी क्रोनीज फॉर दी क्रोनीज एंड बाय दी क्रोनीज, खास धन्ना सेठ मित्रों की सरकार, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के लिए, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। इसी तरह बैंक और सरकार बाकी सारी रकमें वसूलते हैं, आम आदमी को जिंदा मारने पर लगे हुए। मिनिमम बैलेंस सोचिएगा, 2025-26 में जो खाते में न्यूनतम राशि होती है ना, 50 रुपए 100 रुपए, अगर वो मेंटेन ना करने पे पता है कितने रुपए काट लिए? 7,000 करोड़ रुपए काट लिए मेरे आपके। अगर बैलेंस आपका न्यूनतम से कम रह गया, 7,000 करोड़ रुपए। वो कौन लोग हैं जिनके खाते कौन से उसमें खुलवाए थे आपने योजना में? याद होगा ना, मोदी जी ने आते सबके खाते खुलवाए थे, और उसके बाद नोटबंदी कर दी थी। नोटबंदी में सारा पैसा निकलवा लिया था, और फिर क्या हुआ उस देश का? आज तक ये अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं है। अब मुझे लगता है सुभाष चंद्रा को एक और शो करना चाहिए शुरू, मेरी उनको सलाह है, जिसमें उन लोगों को सिखाएं कि 22,000 करोड़ का कर्ज 6,500 करोड़ रुपए में कैसे, 6.5 करोड़ रुपए में कैसे कराया जाता है, माफ कराया जाता है। अभी जो बताई गई नेटवर्थ है जिसका आपने जिक्र किया, उसको मैं थोड़ा खोल देता हूं। सुभाष चंद्रा की अभी जो बताई गई नेटवर्थ है वो 31.79 करोड़ रुपए है। और जून में आपने वो खबर पढ़ी होगी, मैंने भेजी भी है आपको, उन्हीं के नाम से जुड़ा लुटियंस का एक बंगला 1260 करोड़ रुपए में बिका था। अभी दिखा दीजिए खबर स्क्रीन के ऊपर, ताकि लोगों को याद रह जाए, देख ले वो। इनसे दो बातें सीखने को मिलती हैं, अपने करीबी लोगों में ताकतवर और दिग्गज वकील रखें, और आप रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। बैंकिंग एनपीए अब तक का सबसे निचले स्तर पर इसलिए लाया गया है, ये कागजों का खेल करके 22,006 करोड़ रुपए केवल 6.5 करोड़ में निपटा दिए। एनपीए उसको जान करके लोवेस्ट दिखाया जा रहा है। आज की तारीख में इस खेल को समझेंगे आप एनपीए के, तब सारे देश को समझ में आएगा कि कैसे अर्थव्यवस्था पर डकैती कौन डाल रहा है, ये तब समझ में आएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत का जो शेयर मार्केट है उसको सबसे असुरक्षित करार दिया है। देखी होगी आपने भी खबर, यहां ला करके मोदी जी ने खड़ा कर दिया। और आप जब भी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था, तो भारत में अर्थव्यवस्था नहीं है, माफ कीजिएगा, अनर्थव्यवस्था है। आज ही आपने देखा चीनी के मामले में, जो चीनी का सारा खेल था, आम गरीब आदमी पर 36,000 करोड़ रुपए की मार पड़ चुकी है। सब कुछ पता होते हुए भी कि चीनी की शॉर्टेज होगी, चीनी का प्रोडक्शन कम है इस बार, सब कुछ है, उसके बाद वो पेट्रोल की तरफ डाइवर्ट कर दे, और अब आयात करने चले हैं ब्राजील से कच्ची चीनी। इसलिए मैं कहता हूं ये अनर्थशास्त्री है। निर्मला सीतारमण क्या कह रही थी, भूल गए याद आपको? जब पेपर लीक की बात आई तो उन्होंने क्या कहा पता है आपको? कि बार बार पेपर अगर हो तो अच्छी बात है, तैयारी अच्छी हो जाती है। कल्पना कीजिए आप इन लोगों की। कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहा था कल कि चीनी महंगी होना तो अच्छी बात है। एक बिहार का एक नेता था,
वो कहता है मोदी जी ने चीनी इसलिए महंगी कर दी ताकि आप स्वस्थ रह सके। ऐसे इनको आप अनंत शास्त्री नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो सत्ता में जब नहीं थे तो सिलेंडर के आप 10 रुपए बढ़ा दीजिए, सिर पे सिलेंडर लेके चूड़ियां बेच देंगे प्रधानमंत्री। आज सारे का सारा सिस्टम केवल मोदी के क्रोनीज के लिए काम कर रहा है, उसके अलावा किसी के लिए काम नहीं कर रहा। कोई बेचारा छात्र कोई काम करना चाहे, कोई एमएसएमई करना चाहे, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलना चाहे, आप कल्पना कर लीजिए किस तरीके की परिस्थिति है। अडानी का जो फिनोमिनल राइज है, ये आपको वैसे ही लगता है क्या? जो भी कुछ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? इस देश के आम आदमी के लिए क्या हो रहा है? उसको तो 5 किलो अनाज में उड़ा दिया, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। तो ये मोदी जी का जो टर्म है, इसको याद रखा जाएगा कि कैसे उन्होंने देश के आम गरीब आदमी के नाम पे शासन करके और देश की अर्थव्यवस्था पर डकैती डलवाई धन्ना सेठों की। ये अपने आप में एक आई ओपनर है पूरे देश के लोगों के लिए। सर लेकिन बात यह है कि अब जब इस तरीके की एक तरफ हम चीनी की मारामारी में लगे हुए हैं, किसान जो है वो खाद की मारामारी में लगे हैं, एमएसपी की मारामारी में लगे हैं, एक एक रुपए का हिसाब हो रहा है। मतलब अब चीनी जो है वो 40-45 रुपए से भाग के 75 रुपए पहुंच जाती है, 72-75 पहुंच जाती है। खाद का दाम बढ़ा करके बोरी का वजन कम कर दिया जा रहा है, सब्सिडी तो मार दी गई। ये सारी चीजें जो आम आदमी को सीधे लाभ पहुंचाती थी उनको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, आप पहले पूरा पैसा दे दीजिए फिर हम आपको सब्सिडाइज कर देंगे। मतलब सिलेंडर आप 1,000 में खरीद लीजिए, फिर हम आपको 35 रुपए की बहुत भारी भरकम राशि सब्सिडी में देंगे। जो सिलेंडर ही 500 रुपए के से कम का मिल जाता था इस सरकार के पहले वाली सरकार में, उस पे 35 रुपए की सब्सिडी आ जाती है। तो ये खेल एक तरफ आम आदमी के लिए चल रहा है और दूसरी तरफ सुभाष चंद्रा साहब जैसे लोगों के लिए ये स्कीम चल रही है कि भैया हमसे ले जाओ पैसा, 22-25 हजार करोड़ हमसे ले लो, बाद में 6-7 करोड़ हमको वापस कर देना और तुम जो है उसके बाद इस देश के अमीरों की फेहरिस्त में शामिल हो जाना। तो ये नहीं जो नहीं, स्कीम चल रही है ये आम आदमी के लिए क्यों नहीं बनाई जा रही? राम प्रकाश जी, फेरिस्ट में शामिल मत हो जाना, नया लोन के लिए अप्लाई कर देना, वो भी दिलवाएंगे आपको। पिछला तो आपका बैंक डेब्ट हो ही गया, नया भी दिलवाएंगे आपको। हाँ, आपने कहा ये ऐसी स्कीम आम आदमी के लिए क्यों नहीं चलाई जा रही कि भाई आम आदमी 5 करोड़ ले ले, बाद में उसमें से 5 लाख रुपए वापस कर दे और उसका जीवन सही हो जाए, कम से कम इस संघर्ष से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसीलिए तो मैंने आपको सलाह दी कि आप एक बार 2,000 रुपए का लोन लेके देखिए, 2,000 रुपए का, और उसकी एक किस्त डिफॉल्ट करके देखिए, फिर आपका जीना कैसे आराम होता है वो समझ में आएगा। ये जो देश के किसान है बेचारे, जिनकी आप हालत देखते हैं, वो किस कारण से? एक तो बैंकों का कर्जा, ऊपर से क्या कर दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा। नुकसान आपके खेत में हुआ है, उनका जो पैमाना क्या है कि पूरे गांव में या पूरे क्षेत्र के अंदर जो नुकसान होगा उसके आधार पर आपको हम मुआवजा देंगे, और 30-30 पैसे मुआवजा मिल रहा है किसानों को फसल का। और यहां 22,000 करोड़ रुपया कर्ज लेकर के कोई पुलिस पूछने वाला नहीं है, वाली वारिस नहीं। 100 रुपए में से राम प्रकाश जी 3 पैसे रिटर्न है, 0.03%। इमेजिन। और जो ये अर्थव्यवस्था का जो खेल कर रहे हैं उसको समझिएगा थोड़ा, वो भी मैं सिंप्लीफाई करके दर्शकों को बताने की कोशिश करता हूं। बैंकिंग एनपीए को कागजों में खेल करके सबसे निचले स्तर पर लाया गया है। अगर बैंक इसी तरह लोन राइट ऑफ करते रहे तो 3 चीजें होंगी इस देश के अंदर। बैंक की बैलेंस शीट में बकाया लोन या एनपीए नहीं दिखेंगे, ऑब्वियसली, जब सारे राइट ऑफ करते जाओगे आप। सरकार बैंकों को रिकैपिटलाइज करेगी, यानी सरकार बैंकों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए पैसे देगी, इससे बैंकों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरे कर्जदारों पर बटरफ्लाई इफेक्ट होगा, दूरगामी असर पड़ेगा। अब वे भी अपने लोन राइट ऑफ करवाने के लिए बैंक अधिकारियों, बैंक बोर्ड ब्यूरो, सरकार के लोगों और नौकरशाहों की जेबें गर्म करना शुरू कर देंगे। बैंक एनपीए 1% पर वैसे नहीं आ गए, इसके पीछे पूरे का पूरा खेल है। और सरकार का आम जनता जाए भाड़ में, हमें जो करना है हम करेंगे। अडानी का जो ये फिनोमिनल राइज है, ये अपनी जेब से उसने मूंग की दाल बोके किया है क्या? ये कौन सी मेहनत करता है अडानी? अडानी और अंबानी क्या प्रोड्यूस करते हैं? कभी अडानी के ऊपर बैंकों के लोन की रकम देखी है आपने, भारत के अंदर और भारत के बाहर? और उसके बावजूद भी गौतम अडानी के लिए पूरी सरकार, मतलब यहां यानी जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां चरण वंदना करते दिखाई देते हैं। तो इस देश में प्रधानमंत्री मोदी है या गौतम अडानी, यही तय कर लो ना पहले तो। जो राहुल गांधी ने एक बात कही थी रिसेंटली कि भाई ये जो अडानी है इसने सरकार के साथ साथ आरएसएस भी पूरे का पूरा कॉर्पोरेटाइज कर दिया है, जो मनी का इन्फ्यूजन हुआ है जिस तरीके से। तो ये सारी की सारी चीजें जो सरकार के चंद
लाडले उद्योगपति हैं, उनके लिए कानून अलग है। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10,000 करोड़ से ऊपर रुपए कहां से आए? अंदाजा है? भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे महंगा चुनाव कैसे लड़ लेती है? अंदाजा है? जो इलेक्टरल बॉन्ड है, आपको क्या लगता है क्या केवल कमाई का वही जरिया है? पूरे देश के अंदर भाजपा के दफ्तर देखे आपने? 600 के आसपास जिलों के अंदर बीजेपी के दफ्तर हैं, केवल 12.25 साल के शासन में। कांग्रेस के मुझे 60 दफ्तर दिखा दीजिए पूरे देश के अंदर। कांग्रेस करप्ट है, ये ईमानदारी के प्रतीक है। नोटबंदी के दौरान भाजपा ने कितनी जमीनें खरीदी पूरे देश के अंदर दफ्तरों के लिए? है कुछ अंदाजा? कोई है खाता? आरएसएस का जो दिल्ली में जो झंडेवाला में ऑफिस बना, उसका है कोई वही खाता? पट्टी कल्याणा में जो संभालका में बना, उसका कोई है? सैकड़ों एकड़ में जो बना हुआ कैंपस है कोई हिसाब किताब? तो दो भारत बनाए जा रहे हैं राम प्रकाश जी। एक वो जो 2 जून की रोटी के लिए बाइक पर चलता है, सुबह स्कूटर पे चलता है, साइकिल, उसको बेचारे को E20 मिलता है, 2 किलोमीटर पे उसकी बाइक ठप हो जाती है। क्यों? वो 2023 से पहले की बनी हुई है, वो E20 के लिए कंपेटेबल नहीं। वो उसका संघर्ष वहां तक है। और दूसरे ये है जो अपना जो मर्जी है जिस तरीके से करें, कानून भी इनका, सरकार भी इनकी, फैसले भी इनके। आप सोचिए 22,006 करोड़ रुपए लेकर के, और मैंने प्लान दिया कि मेरा 6 करोड़ में सॉल्व कर दो, और वो 6 करोड़ में हो गया। कोई पूछने वाला नहीं। संपत्तियां क्यों नहीं बिकवाई इसकी? आप अगर मैं और आप अगर कोई चीज हमारी मोर्टगेज होती है मान लीजिए बैंक के पास, वो छोड़ देंगे क्या? हमें नीलामी कराएंगे उसकी, मुनादी करा करके बाकायदा। और यहां जानकारी देने को तैयार नहीं है कि किसका कितना माफ किया और कितना क्या है। नाम नहीं बताएंगे, केवल ये बता देंगे हमने 25 लाख करोड़ माफ किया, हमने 20 लाख करोड़ माफ किया, छुट्टी। और फिर सब स्पष्टीकरण देंगे कि बट्टे खाते में डालने का मतलब माफ करना नहीं होता। ये स्पष्ट करते हैं। फिर वही वित्त मंत्री क्या कह रही थी आपको पता है? कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया। तो ये अनर्थ शास्त्रियों की टोली है। इस देश को बर्बाद होते हुए देखना, आर्थिक तौर पर और अदरवाइज भी, ये पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे अनर्थ शास्त्रियों ने देश का सत्यानाश कर दिया, अच्छा भला प्रगतिशील देश। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी एक ही चीज होनी चाहिए कि ये स्कीम शायद आम लोगों के लिए भी लागू की जाए। इस तरीके की चीजें कि जब आप 2-4-5 हजार करोड़ या 2-4-5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का लोन लें और 2-4-5 लाख रुपए में सेटल करके अपना जीवन अच्छा कर सकें। इस तरीके की अगर स्कीम नरेंद्र मोदी जी देश के आम लोगों के लिए भी ले आए, जब इतनी दूरदर्शिता है और इस देश की इतनी क्षमता है, और फिर अगर ऐसी स्थितियां हैं तो ये महंगाई इन सब की परिस्थिति तो बननी ही नहीं चाहिए। लेकिन क्यों बन रही है, अब ये सवाल दर्शक अपना समझे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। सो मच।